मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। પાછની કવિતાની આ પંક્તિઓ જે આજે પણ લાખો વિદ્યાર્થીઓ, લાખો યુવાઓ માટે એટલી જ પ્રસ્તુત છે, કારણ કે લાખો યુવાનો જેઓ વર્ષોથી સપના સેવીને બેઠા હતા, વર્ષોથી મહેનત કરતા હતા, પરંતુ આજે પણ એ સપનાને સાચા કરવા માટે તેઓ લડી રહ્યા છે। વારંવાર તેઓ માર્ગો પર આવી રહ્યા છે, નેતાઓ સામે બાદ ભીડી રહ્યા છે, પરંતુ અફસોસ કે કંઈ થતું નથી। અને આવો જ એક સંઘર્ષનો ચહેરો જે આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે, એમની સાથે વાત કરીશું। વાત થઈ રહી છે જ્ઞાન સહાયક ભરતી સામે વિરોધ કરી રહેલા એ યુવા ઉમેદવારોની કે જેઓ શિક્ષક બનવાનું સપનું સેવીને બેઠા હતા, જેમને એવું હતું કે ભવિષ્ય, બાળકોના ભવિષ્યના નિર્માણની સાથે તેમનું પોતાનું પણ ભવિષ્ય ઘડાશે, પરંતુ આજે તેમનું પોતાનું જ ભવિષ્ય દાવ પર લાગી ગયેલું છે। આવો એક સંઘર્ષનો ચહેરો જે વારંવાર આપણી સમક્ષ આવતો રહે છે, વાત કરતો રહે છે, બેબાકીથી પોતાની વાત મૂકતો રહે છે, એ ચહેરો એટલે નેહાસિંહ રાજપૂત કે જેઓ પોતે જ 10 વર્ષથી સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે। તે આપણી સામે છે। नेहा जी, स्वागत है आपका संदेश में। સૌથી પહેલો સવાલ આપ હિન્દી में જવાબ દે सकते हैं। સૌથી પહેલો સવાલ મારો એ છે કે આપણે વારંવાર આ મુદ્દાને લઈને ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ કે જ્ઞાન સહાયક લગભગ છેલ્લા 4-5 મહિનાથી આ મુદ્દાને લઈને વિરોધ ચાલી રહ્યો છે અને શિક્ષકોની ભરતીને લઈને તો ખબર નહીં કેટલા વર્ષોથી આ મુદ્દો ઉઠી રહ્યો છે, પરંતુ તેમ છતાં સૌથી સરળ સવાલથી સ્ટાર્ટ કરવું છે કે આપે ક્યાં ક્યાં રજૂઆત કરી છે, જવાબ શું મળ્યા છે? मैम, मैं ये बताना चाहूँ कि मैंने कहाँ कहाँ रजूआत की है। मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई जगह ही हमने ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ हमने रजूआत नहीं की। शुरुआत हमने अपने क्षेत्र में मामलतदार कचहरियों से की। छोटे पाए पे शुरुआत की थी, तालुका जिलाओं में जगह जगह पर जाकर हमने अर्जी की। जब वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स या रिसीविंग लेटर का आंसर नहीं प्राप्त हुआ तो फिर हम गए सचिवालय में, नियामक कचहरियों में गए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारा मोबाइल ट्रैक किया गया और हमें भरी सभा में नियामक कचेरी में कितना अपमान किया गया हमारा कि તમે શિક્ષક થવાના છો, G20 ચાલે છે ને તમે આવી ગયા અહીંયા, તમને ખબર નથી पड़ती। मैम, G20 क्या दूसरे राज्यों के लिए चल रहा है? गुजरात में आम इंसान को नियामक कचेरी में जाने का अधिकार नहीं। हम वहाँ गए, वहाँ पर हमने आवेदन दे रहे थे पर हमको अंदर घुसने तक नहीं दिया गया। वहाँ पे भी रिसीविंग लेटर बिना मतलब चेहरा देखे बिगड़ के हमारा लेटर कौन अटेंड कर रहा है हमें ये भी नहीं पता, सिर्फ रिसीविंग लेटर पे सिक्का मार के दे दिया गया। फिर हम गए CM ऑफिस में, CM से भी मिले हैं, फिर नियामक कचहरी में मिले, सचिवालय श्री गए तो विनोद राव जी से मिले, सबसे मिले, किसी ने भी हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। तब मैम हमें ये आंदोलन करना पड़ा 18 तारीख वाला। 18 तारीख में भी हम काफ़ी देर तक संघर्ष करते रहे। रात को जब हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि आप घर जाइए, तो हम घर नहीं जा रहे थे। तो क्या हुआ, पुलिस ने हमें ज़बरदस्ती बस में भराया और रात को एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया और बारिश हो रही थी उस वक्त में गांधीनगर में। हम भीगते भीगते अपने घर पर आए। मैम, ये लड़ाई तो हम चल रही है पर मेरा पर्सनल एक मतलब आपसे बात है कि मेरे जीवन का अंतिम समय भी होगा तब भी हम ये बात को भूलने वाले नहीं हैं जो हमारे साथ वर्तन किया गया है। मतलब आप जैसे बता रहे हैं ये देखाई શકે છે આપના શબ્દોમાં, એ પીડા છે, એ સંઘર્ષ છે, વ્યથા છે। नेहा जी, बहुत बार आप जो बोलती है, बेबाकी से बोलती है, ये आपके अकेले की पीड़ा नहीं है, आपके अकेले का संघर्ष नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी है, युवा है, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो शायद ऐसा भी होगा कि ठीक है हमने पढ़ाई नहीं की, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर ये होता है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी मनोस्थिति क्या है? अब मन में बचा ही क्या है मैम, जब सब कुछ बोल दिया है। मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि CM का जो प्लेटफॉर्म है वो लास्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि राज्य का बड़ा हमने ऐसा सोचा था कि माननीय भूपेंद्र सिंह पटेल जी। जब हम वहाँ चले गए, जब वहाँ से ही सही उत्तर नहीं मिला तो कहाँ जाए मैम। मन की ये स्थिति है कि रात को नींद नहीं आती, खाना सही से खा नहीं पाते, आंखों की हालत खराब हो गई। अब बोलें तो किससे बोलें, किसी के सामने रो नहीं सकते क्योंकि शिक्षक साधारण नहीं होता, तो अकेले में रो लेते हैं। संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे, जब तक जिंदा हैं तब तक संघर्ष करेंगे, क्योंकि संघर्ष वो नहीं करता जिसके पास कुछ है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है खोने के लिए, इसलिए जब मेरे पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए, क्यों ना इन सत्ता
जिनके हाथ में है उनको ये बात समझाया जाए कि आप सेवक हैं, आप मालिक नहीं हैं, आपको सेवक बनाने वाली जनता है, आपको जनता की बात सुननी चाहिए। अगर हम हार जाएं मैम तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक टाइटल जरूर दीजिएगा, सत्ता पक्ष की जीत और शिक्षित शिक्षकों की हार। शिक्षित लोगों को एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि शिक्षित लोगों का भविष्य कुछ नहीं रहा इस राज्य में और देश में। बट नेहा, बार बार ये बातें रखी जाती है कि ये जो योजना है वो टेम्पररी है, हम कायमी भर्ती तो लाने वाले हैं और अभी बच्चों को ध्यान में रखकर हम ये कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर। तो वो आप क्या बताएं? कोई बच्चों की भविष्य की बात नहीं है मैम, ये सिर्फ चुनाव की भविष्य की बात है। मैं अभी भी आपके सामने बैठी हूँ तो ये वर्तमान स्थिति है, पर मैं अपने आप को इतिहास में गिनती हूँ इस वक्त भी, कि जब हमारा भविष्य ही नहीं है तो हम इतिहास ही हुए ना मैम। ना वर्तमान में जी पा रहे हैं, ना भविष्य निश्चित है, तो हम हैं क्या? हम इतिहास हैं। इतना ऐसा लगता है कि इतनी लड़ाई करने के बावजूद आप जैसे बता रहे कि इतिहास ही रहेगा। हाँ, हम इतिहास है मैम इस वक्त। अगर हमारा कुछ अच्छा होता है तब मैं बोलूँगी कि मैं भविष्य हूँ। अभी इस वक्त तो मैं आपके सामने बैठी हूँ, ना मैं वर्तमान हूँ ना मैं भविष्य हूँ, इस वक्त मैं इतिहास हूँ। आप कह रहे हैं बच्चों की भविष्य की बात, तो बच्चों की भविष्य की बात 6 वर्ष से आपने नहीं सोचा? या 30 या 32 हज़ार का जो आप घट बता रहे हैं, वास्तव में 70-80 हज़ार का आंकड़ा है मैम। ये तो जो बताया जा रहा है 45 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक के अनुसार 32 हज़ार का आंकड़ा बताया जा रहा है, जबकि NEP 2020 में ये लिखा गया है कि एक शिक्षक 25 विद्यार्थियों के सामने होगा। उस हिसाब से आप गिन लीजिएगा कि कितने शिक्षकों की कमी है इस समय स्कूलों में। तो आप ये कह रहे हैं बच्चों की भविष्य की बात, तो अभी चुनाव आने वाला है, आपने एग्जाम ली तब बच्चों की भविष्य क्या? अगर आपको बच्चों की भविष्य की चिंता होती तो आप हर वर्ष टेट एग्जाम लेती और हर वर्ष आप उन क्वालिफाई व्यक्तियों को जो टेट टाट पास उम्मीदवार हैं उनको नौकरी देते। एक चाणक्य था, पूरे देश का नक्शा बदल दिया। आपके पास तो इतने पास उम्मीदवार हैं मैम, गुजरात को हम कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, मतलब बहुत शिक्षक की घट है, जैसे हम बार बार आंकड़े रखते रहते हैं कि 70-80 से ज़्यादा बच्चे एक शिक्षक के हाथ नीचे पढ़ते हैं और यही हालत पूरे राज्य में है। लेकिन आपको क्या लगता है नेहा, मैं ये आपसे बहुत जानना चाहती हूँ कि आप बार बार ये आवाज़ उठाते रहते, ऐसा लगता है सही कि सुनी जाएगी कभी? अब बहरे लोग कैसे सुन सकते हैं मैम? सुनेंगे तो वो जिनके अंदर संवेदना है, जिनके पास 5 इंद्रियां जागृत अवस्था में है। 5 इंद्रियां जिसकी जीवित अवस्था में है वो सुन सकता है। तन का जिंदा और मन का मरा व्यक्ति नहीं सुन सकता मैम। कोमा में लेटा हुआ व्यक्ति देख सकता है, सुन नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। वही अवस्था है इस वक्त। ऐसा नहीं होता कि अब थक गए हैं, अब नहीं हो पाएगा? मील मजदूर की बेटी कैसे थक सकती है मैम? कहते हैं ना डायलॉग में, मेरा बाप जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है। अब कितनी बिहार में साक्षरता दर बहुत ही कम है मैम हमारे करता। हमसे जियोग्राफी कंडीशन में भी वो काफी छोटा राज्य है मैम। इकोनॉमिकली भी 1 लाख भर्तियां हुई हैं वहां पर शिक्षकों की, और 1 से 5 की बात बता रही हूँ सिर्फ मैं। 6 से 8 की भी, उसे TGT पोस्ट कहते हैं। अन्य राज्यों में जो उत्तर भारत के काफी अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, TGT पोस्ट। तो TGT पोस्ट के भी फॉर्म डाल दिए गए। 50,000 भर्ती की गई है मध्य प्रदेश में, 50,000 वो भी PRT 1 से 5 के लिए। सोचिए 1 से 5 सिर्फ शिक्षकों के लिए 50,000 की वैकेंसी की गई। और राजस्थान में 70,000 भर्तियां की गई। मैं एग्जाम भी देने गई थी मैम, पर मुझे नौकरी लेनी गुजरात में, क्योंकि मेरा परिवार गुजरात में है मैम। नहीं, आपने जो भी स्टेट की बात की, वो चाहे बिहार की बात हो, वो मध्य प्रदेश की बात हो, वो राजस्थान की बात हो, जो बीमारू स्टेट बोले जाते हैं जिसको, कि जो इकोनॉमिकली भी पिछड़े हुए हैं, एजुकेशनली या सोशली भी पिछड़े हुए हैं, ऐसे राज्यों में आप बता रहे हैं कि इतनी भर्ती कर रहे 1 से 5 के लिए। गुजरात जिसको डेवलप्ड राज्य बोला जाता है, हर तरीके से, हर पैमाने से हम बोले, तो फिर ये हालत क्यों है? मैम ये अपने आप अपने घर की खिल्लियां उड़ा रहे हैं। अपना उपहास कहते हैं ना, अपने आप अपने जोक्स कहना और अपने ऊपर ही हंस लेना, वो यही चीज कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितने सपोर्ट में होंगे। अच्छा, नहीं, आपने जनमंच का जो कार्यक्रम था उसमें भी बहुत कुछ आपके पूरे जो सारे उम्मीदवारों की पीड़ा को लेकर बताया आपने। बात ये है कि ये जो हो रहा है, बहुत टाइम से आप लड़ रहे हैं, लेकिन एक बार हमने भी देखा कि हम चर्चा कर रहे थे और भाजपा के प्रवक्ता ने ऐसा भी बोल दिया कि अगर आपको पॉलिटिक्स ही करना है तो पॉलिटिक्स में ही चले जाइए। तो ये आपको लगता है कि टारगेट किया जा रहा है या क्या? उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैम आप बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, इसलिए मैं आपका आभार मानना चाहती हूँ।
कि मुझे राजनीति में घसीटने की बात की जा रही है कि ये नेता बनेगी। मुझ पर पर्सनल कमेंट भी किए गए कि आने नेता बनવું છે એટલે માટે આ બોલે છે, બાકી કર્મનિષ્ઠ શિક્ષકો તો ભણાવતા જ હોય। તો કર્મનિષ્ઠ શિક્ષકો ભણાવતા જ હોય, મારા કર્મ ઉપર પ્રશ્ન કરનાર તો મારા ઈશ્વર છે, બીજા કોઈ કરી ના શકે। પ્રશ્ન તો પૂછવાનો બધાને જ અધિકાર છે। નેહાજી, ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો સંદેશની સાથે વાત કરવા માટે। મેમ થેન્ક યુ મેમ, થેન્ક યુ મેમ। અને આ હતી નેહા સિંહ રાજપૂત। આ એક અવાજ નથી, પરંતુ આ લાખો ઉમેદવારો, યુવા ઉમેદવારોનો અવાજ છે, કારણ કે આ બધા જ ઉમેદવારોની એક જ સ્થિતિ છે, કદાચ મનોસ્થિતિ પણ એક જ હશે, આર્થિક સામાજિક સ્થિતિ કદાચ અલગ અલગ હશે, પરંતુ એમની મનોસ્થિતિ એક છે। અને આપણે આશા રાખીએ કે આ પીડાનો અવાજ સાંભળીને સરકાર ખરેખર કોઈ ઉકેલ લાવે, કારણ કે આ આપણા યુવા છે, આપનું ભવિષ્ય છે।